नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो चल रहा है, उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जिसमें से कल मैं बताया था कि प्रकाश है क्या और प्रकाश के कौन कौन से ऐसे विशिष्ट गुण लक्षण होती हैं। तो मैंने कल फर्स्ट वीडियो मैंने वो सारे एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। आज उसका सेकंड पार्ट है, तो बिना किसी देरी का ये शुरू करते हैं। इस टॉपिक में पढ़ना है हमको कि प्रकाश का परावर्तन। कल मैं बताया था कि जैसे प्रकाश एक तरंग होती है और प्रकाश किरणें कि जब भी किसी सतह पे किसी वस्तु के सतह पे पड़ती है तो डिपेंड करता है कि वस्तु सतह है कैसा, मतलब प्रकाश किरण को ऑब्जर्व करने वाला होता है या रिफ्लेक्शन करने वाला होता है। यदि प्रकाश किरणें किसी ऐसी पदार्थ पे गिरे या पड़े जो कि क्या करता है कि जो पदार्थ की सतह है वो प्रकाश किरणों को अवशोषण कर लेता हो, एब्जॉर्ब कर ले, तो उस प्रकाश की किरणें उस पदार्थ से परावर्तन नहीं होगा। लेकिन प्रकाश किरणें जब भी किसी ऐसी सतह पे पड़े कि प्रकाश पूर्णतः ऑब्जर्व न हो सके उस पदार्थ के द्वारा या अवशोषित न हो सके, तो ऐसे में क्या होती है कि प्रकाश किरणें उस वस्तु से सतह से परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे में जब ये घटना प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करने के लिए किया गया कि सबसे बेस्ट कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सी ऐसी पदार्थ है जिसकी सतह पे यदि प्रकाश किरणें की प्रवाहित किया जाए, डाला जाए, तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का देगा। तो उसमें पदार्थ आया दर्पण। तो इसीलिए जो दर्पण है, इस चैप्टर में दर्पण का ही उल्लेख किया गया है, क्योंकि दर्पण जो होती है पूर्णतः 100% जो प्रकाश किरणें होती हैं उसको बिना ऑब्जर्व किए क्या होती है कि दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन कर देती है। तो इसमें पहले समझने से पहले कि प्रकाश का जो परावर्तन होती है, आइए डिफिनेशन देखते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी पालिश युक्त सतह या समतल पर, समतल के पृष्ठ पर, समतल के पृष्ठ पर गिरता है या पड़ता है, तो प्रकाश का अधिकांश जो भाग होती है उसी माध्यम में वापस चला जाता है, जिस माध्यम से प्रकाश किरणें वापस जहां से आई होती हैं। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होती है कि जब भी प्रकाश किरणें किसी ऐसे सतह पे गिरे जिसका क्या सतह क्या एकदम समतल हो, पॉलिश की युक्त हो, पॉलिशदार हो या चमकदार हो, तो जब उस सतह पे प्रकाश किरणें गिरती हैं तो क्या होती है कि जिस माध्यम में प्रकाश किरणें आई होती हैं उसी माध्यम में प्रकाश किरणें वापस लौट जाती हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें इस घटना को सबसे पहले 300 ईसा पूर्व यूक्लिड ने देखा था, जो महान वैज्ञानिक था। यूक्लिड ने गणितज्ञ भी थे। तो यूक्लिड ने इसको डिफाइन किए थे कि प्रकाश का जो परावर्तन होती है कि किसी सतह पर ऐसे गिरेगा, ऐसा सतह होना चाहिए जो कि पालिश युक्त हो या एकदम समतल हो, तो उस पर जब भी प्रकाश किरणें गिरेंगी तो बिना ऑब्जर्व किए क्या करती है, प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस घटना को दिया प्रकाश का परावर्तन। ये जैसे कि मान लीजिए कि सरफेस है, किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इसको क्या करते हैं, हम एक तरफ पेंट कर देते हैं। पेंट करने का मतलब है कि प्रकाश किरणें उस पार से इस पार नहीं आ पाएंगी। जैसे कि दर्पण में अगर इसी को हम कांच लें तो डिफरेंट होती है। कांच और दर्पण में क्या होता है कि जो कांच होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब प्रकाश किरणें आएंगी और दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में, दूसरी तरफ निकल जाएंगी। इसका मतलब उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तो हमें अध्ययन करना है प्रकाश का परावर्तन, इसलिए क्या करते हैं, एक सतह को कलई कर देते हैं ताकि प्रकाश किरण जो आए वह दर्पण से टकराने के बाद, कांच से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में न जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, इस कांच की एक तरफ कलई कर देते हैं, तो यही कांच दर्पण बन जाता है। तो आते हैं कि जब प्रकाश किरणें क्या होती है कि जिस माध्यम में आ रही है प्रकाश किरणें सीधे आती हैं, और जब किसी चिकनी सतह पर गिरती हैं तो क्या होती है कि प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, सतह से टकराने के बाद जहां से टकरा रही है, उसी बिंदु से क्या हो रही है, प्रकाश किरणें ऊपर जा रही है। मतलब कहीं ऐसा नहीं देखा गया है आज तक कि प्रकाश किरणें ऐसी कोई सतह है जिससे प्रकाश किरणें आएंगी और यहां से जाएंगी। ऐसा कदापि नहीं होता है कभी भी। प्रकाश किरणें जहां पर गिरेगा वहीं से प्रकाश किरणें क्या होगी, उठेगा भी। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कि प्रकाश किरणें क्या होती है कि अब यहाँ पर जो प्रकाश किरणें सतह की तरफ आ रही है और टकराकर वापस जा रही है, तो क्या होती है कि आपतित किरणें, ये जो किरणें आ रही है इसका नाम है आपतित। आपतित, आ मतलब आने वाला और पतित मतलब होती है गिरने वाला, यानी आकर जो गिरने वाला जो किरणें है उसको हम बोलेंगे आपतित किरणें। तो क्या इसका नाम है, इस किरणें का नाम है आपतित किरणें।
और टकरा के जो वापस जा रही है इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरणें। और आपतित किरणें और परावर्तित किरणें के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इस कोण को डिफाइन करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचा गया, एक काल्पनिक मान माना गया, इसका नाम दिया गया नॉर्मल पॉइंट, जिसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो अभिलंब होता है ये क्या होती है कि आपतन को आपतित किरणें और परावर्तित किरणें के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उस कोण को फाइंड करने के लिए एक काल्पनिक रेखा मानी गई अभिलंबोत। क्या होती है, जो सतह होता है उस सतह के अभिलंबोत एक रेखा खींची गई जिसका नाम दिया गया अभिलंब। तब इसमें क्या होती है कि इसमें मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और जहां जिस बिंदु पर टकरा रही है वो पॉइंट ओ है और जो किरणें जा रही है पॉइंट बी है और यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट एन है। तो ऐसे में क्या होती है कि जो ए बी है, जो एओ है, रेखा जो एओ है, ये क्या है, आपतित किरणें है। आपतित, ये आपतित किरणें है, इंसिडेंट रेज बोलते हैं इसको। और जो जा रही किरणें जो ओबी है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन रेज बोलते हैं। तो यह है परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें। और जो नॉर्मल पॉइंट है जो एन और ओ है, जो नॉर्मल पॉइंट एन और ओ है, ये है आपका अभिलंब, अभिलंब। अब क्या होती है कि जो आपतन कोण, जो आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें और जो नॉर्मल नॉमिलंब अभिलंब होता है इसके बीच में जो कोण होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण। और जो परावर्तन कोण, परावर्तित रेखा क्या बोलते हैं कि परावर्तन किरणें होती हैं और जो अभिलंब होता है इसके बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण जिसको डिनोट करते हैं आई से और आर से। तो इसमें क्या है कि अब इसमें ये जो सतह है यह है परावर्तक, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो इस फिगर से कुल 5 डिफिनेशन बनेंगे। पहला डिफिनेशन ये पूछा सकता है कि परावर्तक सतह क्या होती है यानी परावर्तक तल क्या होती है। तो जिस तल पे प्रकाश का परावर्तन की घटनाएं होती हैं, जिस तल पे प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं होती हैं उसे बोलते हैं परावर्तक तल या परावर्तक सतह। और क्या होती है कि इसका नाम है एओ आपतित किरणें। तो कोई पूछेगा आपतित किरणें क्या होती है, तो आने वाली किरणों को, आने वाली किरणों को बोलते हैं आपतित किरणें। टकरा कर परावर्तन के दौरान जो जाने वाली जो किरणें होती हैं उसको बोलेंगे परावर्तित किरणें। आपतन आपतित किरणें, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं अभिलंब बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरणें और परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलेंगे अभिलंब बिंदु। अब आपतित किरणें द्वारा, आपतित किरणें द्वारा बनने वाले कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरणें द्वारा बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो इस तरह से 5 डिफिनेशन होगा कि आपतित किरणें क्या होती हैं, परावर्तित किरणें क्या होती हैं, अभिलंब क्या होता है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं और आपतन कोण क्या होते हैं और परावर्तन कोण क्या होते हैं। डिफिनेशन इससे किया गया है, अलग अलग डिफाइन किया गया है सतह 5 तरह से। अब एक इसमें एक चीज आती है कि ये जो नियम होती है, जो प्रकाश के जो परावर्तन के जो यूक्लिड ने सबसे पहले देखा था, जो एक्सपेरिमेंट किया था यूक्लिड ने, कि आपतित किरणें आती हैं और टकरा के वापस जाती हैं। तो इसमें जो होती है कि आपतन जो कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि अभी नियम आगे जो आएगा कि परावर्तन के जो नियम दिया गया था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए तो अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रकाश के परिवर्तन को आप लोग देख लिए कि प्रकाश का परिवर्तन होती क्या है, कि प्रकाश की किरणें की जो जो पॉइंट जिस पर गिरता है उसका डिफिनेशन अलग है, आने वाली किरणों का अलग डिफिनेशन है, जाने वाली किरणों का अलग डिफिनेशन किया गया है। अब इसमें है कि जो प्रकाश किरणें होती हैं, पता है कि एक तरंग होती है, एक तरंग है। तो प्रकाश किरणें जब तरंग के रूप में होती है तो उसका कुछ ना कुछ एक विशिष्ट लक्षण होती है, जैसे कि एम्पलीट्यूड होती है यानी आयाम होता है उसका, वेव लेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, फेज होता है, कला होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के दौरान प्रकार की कौन सी ऐसी गुण है प्रकाश की जो प्रकाश परिवर्तन के दौरान अपरिवर्तित रहता है या परिवर्तित हो जाता है।
तो ऐसे में क्या करना है कि जो प्रकाश किरणें होती हैं, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, उसकी कला जो होती है, तो उसमें क्या होती है कि प्रकाश किरणें जो होती है, इसमें नोट में नोट करेंगे कि नोट पॉइंट नंबर 1 रहेगा कि परावर्तन के दौरान जो होती है, परावर्तन के जो दौरान होती है वो क्या होती है कि प्रकाश का जो विशिष्ट गुण एक है, प्रकाश प्रकाश का जो कला होता है, इसको बोलते हैं कलांतर। दो कलाओं के बीच की जो अंतर होती है, कलांतर, वो क्या होता है कि बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। ये कला क्या होती है, किसी भी तरंग की कला, डायरेक्शन और जो एंगल कोण के बीच में जो रिलेशन बताता है वो कला होती है। तो दो कला के बीच के जो अंतर होता है उसको बोलते हैं हम कलांतर। तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान प्रकाश के जो विशिष्ट गुण है, जैसे कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वो नहीं बदलता है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, उसका वेग नहीं बदलता है, बट उसका जो कलांतर है वो बदल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि प्रकाश के जिस सतह पे गिर रहा है वो सतह है कैसा। दूसरे पॉइंट पे होती है कि जो प्रकाश किरणें होती हैं, जो प्रकाश किरणें परावर्तन जो घटनाएं होती हैं वो किस पर डिपेंड करेगा। नोट पे आ जाते हैं 2। तो दूसरा जो पॉइंट है, इसका जो नोट दूसरा है वो है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होती है, वो किस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि प्रकाश का जो परावर्तन होती है वो किस पर निर्भर करता है। तो याद रखें कि जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कि जो प्रकाश किरणें हैं, अभी आगे बता रहे हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश परावर्तन क्या होती है कि जब भी डिपेंड करेगा प्रकाश परावर्तन की जो घटना होती है, जो घटना है वह हमेशा परावर्तक तल पर डिपेंड करेगा। परावर्तक तल पर क्या करेगा, परावर्तक तल पर निर्भर करेगा कि परावर्तक तल है कैसा। परावर्तक तल पर क्या करेगा, निर्भर करता है। अर्थात अगर परावर्तक तल मतलब प्रकाश किरणें जिस तल पे टकरा रही हैं, वो तल का जो ऊपरी सतह वो है कैसा। यदि मान लीजिए कि जैसे कि सतह उबड़ा खाबड़ है, उबड़ खाबड़ है, ऐसे उबड़ खाबड़ है, तो प्रकाश किरणें क्या आएंगी, प्रकाश किरणें एक तो आएंगी लेकिन अलग अलग पॉइंट से क्या होंगे, इसमें से अनेक किरणें परावर्तित होंगी। तो ऐसे में परावर्तन की व्याख्या नहीं हो पाएगा। यदि मान लीजिए सतह के ऊपर क्या है, कोई मिट्टी डाल दे, प्रकाश किरणें कोई सतह के ऊपर कोई मिट्टी डाल दे, तो प्रकाश किरणें क्या होती है, जो प्रकाश किरणें आने वाली होती है वो मिट्टी क्या करता है, उस किरणों को जो तरंग दैर्ध्य उसकी वेवलेंथ आवृत्ति है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और शोषण कर लेगा, इसलिए जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो पूर्णतः नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन में या मान लीजिए कोई सतह है तो गिरा दे या ऊपर पड़ा हो, ऐसी ऑयल पड़ा हो उसके ऊपर, तो प्रकाश किरणें आएंगी तो क्या होती है कि इस पॉलिश यानी तेल युक्त सतह पे जैसे परिवर्तित होंगी तो उसमें क्या होगी, अलग अलग वेवलेंथ की प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी। जिसकी व्यक्तिगत घटना में होती है, प्रकाश की जो व्यक्तिगत घटना होती है उसमें ऐसा घटना देखा जाता है। तो मतलब कि अलग अलग सतह है तो प्रकाश का जो परावर्तित होगा उसका डायरेक्शन भी अलग अलग, फेज अलग अलग, और जिसका परावर्तन होने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न आएगा। तो इसलिए जब भी प्रकाश की परावर्तन जो होती है वो डिपेंड करेगा कि प्रकाश किरणें कैसी सतह पे आ रहा है, जिस सतह पे टकरा रही है उस सतह है कैसा। तो प्रकाश का जो परावर्तन होती है, जो पूर्णतः सत्य माना जाता है कि आपतन कोण जो आती है, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब एक ही पॉइंट पे होते हैं, या आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों एक समान होते हैं, वो तभी सत्य हो पाएगा कि जब तल कैसा हो, एकदम पालिशीक्त हो, समतल हो। कि प्रकाश का परावर्तन का नियम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की परावर्तन जो घटनाएं होती हैं वो सतह कैसा होता है, सतह पर निर्भर करता है। तो अब अगला पॉइंट है कि प्रकाश का जो परावर्तन होती है उसके कितने नियम होते हैं या कौन से इसके नियम होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कि प्रकाश किरणें सतह कैसा है, किस माध्यम में आ रहा है, इसके आधार पर क्या होती है कि जो परावर्तन होती है वो दो प्रकार की होती है। परावर्तन जो नियम दिया गया था वो दो प्रकार की दी गई थी। तो उसमें पहला था कि जो आपतन कोण है यानी आपतित किरणें द्वारा बनने वाले कोण, कि जो आपतन
आपतन जो कोण होता है वो क्या होती है कि सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। तो पता है कि इसमें बताए थे कि जो आपतन कोण होती है, एसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, आई से प्रेजेंट करते हैं, और जो रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल होती है उसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या होती है कि कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा जो इसका नियम है प्रकाश का परावर्तन का, क्या होती है कि आपतित जो किरणें होती है, यानी आने वाली किरणें, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, मतलब कि परावर्तन के बाद जो किरणें वापस जाती हैं, परावर्तित किरणें, और तथा अविलंब, मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरणें के बीच जो बनने वाला जो काल्पनिक रेखा, जो खींचा गया रेखा है, अविलंब जिसको कहा जाता है। अविलंब तीनों क्या होते हैं कि तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तीनों एक ही सतह पर होते हैं। जैसे कि मैं पहले फिगर दिखा चुका हूं कि तीनों एंगल क्या होते हैं? सतह पर होते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ऐसे एक सरफेस है, ऐसे इस सरफेस को हम बनाते हैं ऐसे, ये मान लीजिए कोई सतह है। अब प्रकाश किरणें क्या होंगी, इस पर आएंगी, इस सतह पर, ये मान लीजिए मिडल पॉइंट है ऐसे, और प्रकाश किरणें क्या हो जाएगी, इस सतह से वापस होकर वापस जाएंगी। तो इसकी जो नॉर्मल पॉइंट है इसी बीच में होती है। इन नॉर्मल पॉइंट की उत्पत्ति कैसे की गई थी, बताए थे कि केवल आपतित किरणें और परावर्तित कोण के बीच की कोण को फाइंड करने के लिए, यानी पाने के लिए, जो बीच का कोण था एक पट्टिका है, इसके बीच के जो कोण आर है और कोण आई है, इस कोण को पाने के लिए हमने नॉर्मल पॉइंट एन को कल्पना किया गया था। ठीक है, तो एक सरफेस है, सरफेस में आपतित किरणें आ रही हैं और परावर्तन के पास जा रही हैं, दोनों के बीच में एंगल पॉइंट बन रहा है। तो इसके आधार पर कि जो आपतन कोण होता है, यानी कोण आई, ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला पॉइंट है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अविलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। जैसे कि सतह ऐसे है, सरफेस, तो इसी पर आपतित किरणें आ रही हैं, टकरा कर इसी को वापस जा रही है, और नॉर्मल जो पॉइंट है इसी पर है। तो तीनों के तीनों क्या है, एक ही सतह पर है। तीनों के तीनों क्या है, एक ही सतह पर है। अब इसमें डिपेंड करता है कि जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि जिस एंगल पर, जिस कोण पर, जिस डिग्री कोण पर प्रकाश किरणें को आप आपतित आएंगे, प्रकाश किरणें किसी दर्पण या किसी सतह पर डालेंगे, उतना ही एंगल पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। इसको एक्सपेरिमेंट करने के सबसे आसान तरीका है, जो समतल दर्पण होती है, घर पर आप टॉर्च लेकर इसको एक्सपेरिमेंट करते हुए कर सकते हैं कि टॉर्च को जितने एंगल पे प्रकाश किरणें डालेंगे टॉर्च उसके समतल दर्पण पर, उतने ही डिग्री पे क्या होती है, प्रकाश परावर्तित होगा। इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब जो अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम है, दो नियम है, जैसे कि पढ़े हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अविलंब तीनों एक ही सतह पे यानी एक ही तल पे होते हैं। ये जो नियम दिया गया था प्रकाश का परावर्तन का, ये सत्य कब होगा? पहली बात तो कि यह समतल दर्पण के लिए और सभी प्रकार के जो वक्री दर्पण है, जैसे कि गोली दर्पण, जिसको हम बोलेंगे आगे पढ़ेंगे, तो गोली दर्पण और समतल दर्पण सभी प्रकार के दर्पण के लिए यह सत्य है। लेकिन ये जो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सत्य कब है? तो इसमें एक रूल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण तभी बराबर हो पाएंगे जबकि सतह क्या होना चाहिए, आपका एकदम एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। जिसको जो नीचे का जो सतह है, परावर्तन सतह है, एकदम क्या होना चाहिए कि सीधे 180 अंश का जो डिग्री कोण बनता है, 180 अंश क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तभी प्रकाश किरणें जितने के आपतिन मतलब आपतन कोण होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। लेकिन जैसे इस किरणों को क्या कर रहे हैं कि सतह को यदि हम क्या करें कि इसको इंक्लाइंड करें, थोड़े से कुछ एंगल पर इसको क्या करें, इंक्लाइंड करें, ऐसे झुकाएं नीचे की तरफ। देखिए जरा ध्यान से, ये प्रकाश किरणें, आपतित किरणें आ रही हैं, ये नॉर्मल पॉइंट अविलंब है, और परावर्तित किरणें क्या हो रही हैं, परावर्तित होकर जा रही हैं।
पॉइंट ओ से क्या हो रहा है कि किरणें टकरा रही हैं, पॉइंट ओ पर टकरा रही हैं। अब ये मान लीजिए कि एक समतल सतह है, पॉलीशिफ्ट सतह है। इस कंडीशन में क्या होती है कि जो प्रकाश का जो परावर्तन के जो पहला नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम कब सत्य है कि जब आपका परावर्तक तल क्या हो, एकदम 180 अंश पर एकदम सीधा रेखा में। लेकिन जैसे क्या करें कि इस सतह को कुछ एंगल पे क्या करें, इंक्लाइंड करें, कुछ झुकाएं नीचे की तरफ। जैसे कि अगर इस एंगल को हम मान लीजिए कि ये सतह यहाँ पे था, यहाँ पे हम ला दिए और इस एंगल को क्या कर दिए, इतना हम झुका रहे इधर ऐसे। तो इसके बीच का जो कोण है, इसके जो बीच की जो एंगल बनेगी ऐसे, जो एंगल है ये वाला थीटा यहां से, तो पता है कि जैसे ऐसे स्टेट में है, ऐसे स्टेट में है, जैसी सतह को इस पीछे वाले भाग को हम ऊपर करेंगे तो देखिए जो अगले वाला भाग है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे सतह है, जैसे इस नीचे वाले पीछे वाले भाग को हम क्या कर ऊपर कर रहे हैं तो अगले भाग क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब कि जितना डिग्री का ऊपर उठेगा उतना ही डिग्री क्या होगा, वह कोण नीचे आएगा, यहां बनेगा। तो ऐसे कंडीशन क्या होते हैं कि यदि सतह यानी परावर्तक सतह को, तो क्या है इसमें नोट पॉइंट लिखिए कि यदि यदि परावर्तक तल, जो परावर्तक तल है आपका, परावर्तक तल थीटा डिग्री पर यानी थीटा कोण पर क्या कर दें, इंक्लाइंड कर दें, यानी झुका दें। ऐसे जैसे बताए थे अभी, क्या कर दें, इसको झुका दें, तब जो प्रकाश का परावर्तन होगा, जो प्रकाश का परावर्तित यानी परावर्तन जो कोण होगा वो क्या होगा कि जो परावर्तन कोण होगा, कोण कितना होगा कि 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 थीटा होगा। इसका मतलब कि अगर प्रकाश किरणें कि मान लीजिए जिससे प्रकाश किरणें समतल था, समतल सतह पे था, तो प्रकाश किरणें आ रही तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब कि अगर 45 डिग्री पर या 30 डिग्री एंगल पर या 60 एंगल पे आ रहा है तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो भी कितना होगा, उतने ही एंगल पे जितने के एंगल पे वो आ रहा है। 30 अंश पे आएगा तो 30 अंश पे जाएगा, 30 अंश पे 40 अंश पे आएगा तो 40 अंश पे जाएगा, 60 अंश पे आएगा तो 60 अंश पे जाएगा। लेकिन अगर परावर्तक सतह को क्या कर दे, थीटा एंगल पे झुका दे ऐसे नीचे, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि प्रकाश किरणें तो आ रही हैं, ये प्रकाश किरणें तो आ रही है उसी एंगल पर, बट जो परावर्तित किरणें हैं वो क्या होती है, उसका जो एंगल होगा वो जितना कोण आप इंक्लाइन किए उससे क्या होगा, दुगना होगा। मतलब कि अगर 20 अंश पर झुकाए हैं तो प्रकाश का परावर्तन कितना होगा, तो 20 गुना 40 अंश को। यदि आपको 15 अंश के इंक्लाइंड किए हैं 15 डिग्री, तो क्या होगा, 30 डिग्री पर प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण से भिन्न हो जाता है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। पहले पॉइंट पे आते हैं, दर्पण। जैसे कि मैं बताया हूँ, पहले बता चुका हूँ कि प्रकाश किरणें क्या होती हैं कि ऐसे पदार्थ के सरफेस पे पड़े, ऐसे पदार्थ के सरफेस पे पड़े कि जो कि वो सरफेस क्या करता हो, बिल्कुल प्रकाश को परावर्तित कर देता हो। तो ऐसे कंडीशन में कि प्रकाश का परावर्तन घटना के दिखने के लिए पूर्णतः जो घटना हो जाती है कि प्रकाश किरणें आएंगी और पूर्णतः वापस लौट जाएंगी, तो ऐसे स्थिति में ऐसा पदार्थ सबसे बेस्ट की जो पदार्थ मिला हमको जिससे प्रकाश का परावर्तन घटना पूर्णतः 100% एक्सपेरिमेंट किया जा सके, तो वह था दर्पण। अब दर्पण में पता है कि जैसे दर्पण होती है प्रकाश के परावर्तन घटाने के लिए, उसमें चेहरा दिखने के लिए ये बनी होती है, कांच की बनी होती है, जिसके क्या करते हैं एक तरफ कलई कर देते थे। तो इसमें जो इस चैप्टर में हमको अध्ययन करना है वो क्या करना है कि दर्पण के प्रकार। अब क्या होती है कि दर्पण जो डिपेंड करेगा दर्पण सतह कैसा है, कि अगर दर्पण का सतह मतलब समतल है या वक्र मुड़ा हुआ है, तो समतल के जो परावर्तक दर्पण के जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल के आधार पर दर्पण होती है दो प्रकार की। यानी प्रकाश किरणें जिस तल पे टकराएंगी, जिस दर्पण के सतह पे टकरा रही हैं, यह दर्पण का सतह किस तरह का है उसके आधार पर दर्पण क्या होती है कि दो प्रकार की होती है। तो पहला होता है आपका समतल दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण,
जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, और दूसरी होती है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो पहला होता है आपका समतल दर्पण और दूसरी होती है गोली दर्पण। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि किस टाइप का दर्पण होगा। तो पहले जैसे दिया है कि समतल दर्पण, यानी वे दर्पण जिसके परावर्तक तल एकदम क्या होते हैं, समतल होते हैं। जैसे कि पता है कि जो दर्पण है वो परावर्तक तल के आधार पर ही दर्पण को बांटा गया है। जिसे दो तरह से होती है कि जिस दर्पण का सतह एकदम प्लेन हो, समतल हो, उससे समतल दर्पण, और जिस दर्पण का सतह क्या हो, परावर्तक सतह गोली हो, यानी वक्र मुड़ा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे गोली दर्पण। तो क्या होती है कि समतल दर्पण, ऐसा दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, सतह समतल हो, क्या हो, समतल हो, एकदम समतल हो, उसे बोलेंगे हम क्या, समतल दर्पण। और क्या होती है कि गोली दर्पण, यानी बोलेंगे कि ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका क्या होता है, जिसका परावर्तक, जो परावर्तक सतह होती है, सतह क्या होती है, गोलीय। गोली मतलब क्या होती है, मुड़ी हुई, यानी ऐसे बोलेंगे वक्र, क्या होती है, वक्र, वक्राकार लिख देते हैं। वक्राकार क्या होती है, यानी परावर्तक तल के आधार पर होती है। दर्पण को दो भाग में बांटा गया है। पहला है समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एकदम समतल हो, फ्लैट हो। और दूसरी होती है स्फेरिकल मिरर, यानी गोली दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जो सरफेस, जो सरफेस है, कौन सा सरफेस, परावर्तक तल, अर्थात रिफ्लेक्टर जो प्लेट होती है वो क्या हो, स्फेरिकल हो, यानी गोली हो या कर्व हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, दो तरह से दर्पण है। तो आइए शुरू करते हैं। समतल दर्पण, इसको कहते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर, समतल दर्पण है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसका जो तल होगा, अर्थात जो परावर्तक तल होगा, वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, एकदम समतल होगा। तो जैसे पहले परिभाषा डिफाइन कर दिया, उसका डिफिनेशन बता चुका हूँ कि वे दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, एकदम समतल हो, फ्लैट हो, उसे बोलेगा हम समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की क्या होती है, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे समतल दर्पण में, जैसे मान लीजिए कि प्लेन मिरर है, यह प्लेन मिरर है, क्या करते हैं, एक तरफ से कलई कर देते हैं। अगर दर्पण बनाना हो तो कलई कर दें। अब पता है कि जो प्रकाश किरणें आएंगी और दर्पण से परावर्तन के पदार्थ वापस होंगी परावर्तन के हिसाब से, और नॉर्मल पॉइंट यहाँ पे होगा अभिलंब, अभिलंब बनेगा नॉर्मल पॉइंट। यदि प्रकाश किरणें आ रही हैं और ये जाने वाली किरणें हैं, यहीं से क्या करें, प्रकाश किरणों के नॉर्मल पॉइंट पे नॉर्मल रूप से गिराया जाए, सीधे गिराया जाए। तो पता है कि जब प्रकाश किरणों को किसी भी सतह पर नॉर्मल गिराते हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। जब तक किसी में कोई एंगल नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक वो इंक्लाइन होगी नहीं, तब तक परावर्तन की कोण प्रेजेंट नहीं करेगा। इसलिए कि जब भी नॉर्मल कोई प्रकाश किरणें गिरती की सतह पर, तो टकरा कर उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस चली जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि यदि प्रकाश किरणें आ रही, जो आपतित किरणें हैं, इसे क्या करता है कि कुछ अगर कल्पना करें ऐसे प्रतिबिंब बने ऐसे, तो ये क्या होती है, जो नॉर्मल पॉइंट होती है, इसका अभिलंब क्या करें कि इसका कुछ कल्पना करते हैं ऐसे, यहाँ कुछ बनेगा। तो मतलब कि इसके बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था, एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन को, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ये जो एंगल होगा उस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखो, ये वाला प्रकाश का परावर्तन है, तो अगर इसी को उठाकर हम क्या करते हैं कि ऐसे मोड़ दें, ऐसे फोल्ड कर दें, इसको उठाकर ऐसे क्या करें, उठाकर इसको ऐसे हम रख दें, तो सेम यही डायग्राम क्या हो रहा है कि इधर आ रहा है। तो मतलब इस कंडीशन में ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, उसी तरह से क्या हो जाएगा कि हो जाएगा आपका, ये जो प्रकाश किरणें जा रही हैं
हालांकि किरण क्या हो रही है कि प्रकाश किरण आने के बाद जाती है, किरणें नीचे की तरफ जो पॉइंट होती है वापस लौट जाती है। तो इसी तरह से ये जो आपतन कोण होगा ये आई इस आर की क्या होगा, ये हो जाएगा आपका परिवर्तन कोण हो जाएगा। मतलब यही एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यही दोनों कोण क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। इस कंडीशन में देखें तो कि जितनी लंबी वस्तु है, जैसे मान लीजिए वस्तु क्या है, ए बी था, उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है कि ए आ जा रहा है नीचे, कि मतलब कि जो वस्तु की लंबाई है वह ठीक प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर ही है। अर्थात जो प्रतिबिंब की लंबाई बन रही है वो वस्तु की लंबाई के बराबर, परंतु क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। यानी इसको बोलते हैं साइड व्युत्क्रम, बोलते हैं साइड उल्टा बन रहा है, इसका ठीक उल्टा बनता है। तो समतल दर्पण जो पहला कंडीशन क्या है, चलिए तो इससे कुछ पॉइंट है। जैसे कि पहला कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। समतल दर्पण में सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि जितनी लंबी वस्तु रखेगा दर्पण से सामने, जितनी लंबी आप वस्तु रखेंगे ठीक उसी लंबाई क्या होगा, वस्तु के प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि लेंथ ऑफ इमेज बराबर कितना हो, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। दूसरी होती है कि जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा, आभासी तथा पार्श्विक रूप से क्या होता है कि उल्टा बनता है। तो पता है कि दुनिया के जितने भी प्रतिबिंब यदि सीधा बनेंगे तो 100% क्या होते हैं, वो आभासी ही होते हैं। यदि वो उल्टा बनेंगे तो सीधा होते हैं, मतलब कि जब उल्टा बनते हैं तो वास्तविक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वह सीधा बनता है, आभासी होता है तथा पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा बनता है। पार्श्विक मतलब क्या होता है कि ऊपर का जो सीधा सतह भाग है वो नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देगा। लेफ्ट वाला भाग राइट दिखाई देगा और राइट वाले भाग लेफ्ट दिखाई देगा। यानी जस्ट उस साइड वाला भाग क्या होगा, उसके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि तीसरा पॉइंट है कि जो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वो किसके होती है, दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। मतलब कि मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखे हैं, ये दर्पण है, तो दर्पण से जितना दूर, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर अगर दर्पण है तो दर्पण से मान लीजिए कि आप क्या रख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर दूर क्या है कि ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो भी कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर ही क्या बनेगा, बनेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो दर्पण से जो वस्तु की दूरी इतना रखेंगे, जितना दूर हम दर्पण से वस्तु की दूरी रखते हैं उतना ही दूरी क्या होती है, दर्पण से उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो अगला पॉइंट है नंबर 4 कि जो दर्पण होती है, जो समतल दर्पण होता है, जिस कांच से ये बनाया जाता है, तो समतल दर्पण की जो क्षमता होती है, समतल दर्पण की जो क्षमता है वो क्या होती है, शून्य होती है। कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। मतलब जिस कांच से दर्पण बनाई जाती है, समतल दर्पण, वो क्या होती है, उसकी क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। अगले पॉइंट नंबर है कि 5 है कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, समतल दर्पण, तो जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन मतलब होती है कि जिस दर्पण को किसी प्रतिबिंब को, किसी वस्तु का प्रतिबिंब को बढ़ाकर या घटाकर दिखाने के जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आवर्धन क्षमता, कि वस्तु कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा उस वस्तु का या कितना छोटा बनाएगा। तो जो समतल दर्पण की जो होती है आवर्धन क्षमता, यानी प्रतिबिंब को बढ़ाने की क्षमता या घटाने की क्षमता जो होती है, आवर्धन क्षमता, वो क्या होती है कि m बराबर क्या होती है, सदैव +1 होता है। ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, होता है। इसका मतलब कि सदैव +1 होता है, मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु रहेगा सदैव कुछ ना कुछ समतल दर्पण क्या करेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा से बड़ा बनाएगा। प्लस का मतलब यही प्रेजेंट होती है कि हल्का से क्या होगा कि जितनी बड़ी वस्तु होगा उससे हल्का से क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर यहीं पे माइनस होता तो क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता वो वस्तु से हल्की क्या होती, थोड़ी छोटी बनती। तो समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है उस तरह क्या होती है, +1 होता है। नंबर 6 क्या है कि जो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो समतल दर्पण जो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या
क्या होती है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी इनफाइनाइट का मतलब क्या होती है, अनंत होता है, अनंत होता है। कारण क्या है कि देखिए जब वक्रता त्रिज्या इसकी इनफाइनाइट होगा तो इसी से क्या होती है कि वक्रता त्रिज्या से क्या बनती है, इसकी ठीक आधी होती है फोकस दूरी। किसी भी दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उसकी वक्रता त्रिज्या की ही आधी होती है। तो जब वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट है तो उसकी फोकस दूरी भी इनफाइनाइट होगी। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होती है कि दुनिया की जितने भी आकृति यदि वक्र है, सतह वक्र है, जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, जैसे अगर सतह वक्र है आपका तभी जाकर उसमें कुछ ना कुछ क्या कुछ रेडियस आएगा, उसका कुछ रेडियस होगा। लेकिन समतल दर्पण की जो सतहें होती हैं वो क्या होती हैं कि कहीं पर किसी भी पॉइंट पर वक्र नहीं होता है, सीधे होता है, फ्लैट होता है। जैसे आप कहीं नहीं देखे होंगे कि वर्ग का त्रिज्या, आयत का त्रिज्या, त्रिभुज का त्रिज्या, समलंब चतुर्भुज का त्रिज्या या समबाहु त्रिभुज का त्रिज्या, क्योंकि उसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं। तो सीधी ना हो मतलब सीधी होने के कारण इसमें किसी प्रकार की वक्र नहीं होता है, तो वक्र न होने के कारण इसमें त्रिज्या नहीं आता है। तो उसी तरह से समतल दर्पण है तो समतल दर्पण की जो सतहें होती है वो क्या होती है, समतल दर्पण से जो सतहें होती हैं वो क्या होती हैं, सीधी होती हैं। तो सीधी होने के कारण इसमें त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती नहीं है। तो त्रिज्या न होने के कारण होती है इसकी जो वक्रता त्रिज्या क्या पाती है, इनफाइनाइट होती है। यानी जो स्ट्रेट लाइन है, एक जो समांतर जो रेखाएं हैं, एक तरह से समांतर रेखा का व्यवहार कर रहा है ये समतल दर्पण, इसकी त्रिज्या इनफाइनाइट हो सकती है। और पता है जब त्रिज्या इसकी इनफाइनाइट है, कहीं वक्र है नहीं, तो वक्र न होने से त्रिज्या ज्ञात नहीं है कि त्रिज्या कहां तक जा सकता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट दिखाया जाता है। कि जब इनफाइनाइट है तो इसी से बनता है फोकस दूरी। तो जब वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो फोकस दूरी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो क्या करिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए। पॉइंट नंबर जो है आ जाते हैं 6 पर। पॉइंट क्या है, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, अभी बताए थे कि वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी बनती है। तो जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्योंकि जब वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होगी, सतह समतल है, फ्लैट है, तो इसकी त्रिज्या उसमें ज्ञात नहीं है, इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट, तो फोकस दूरी भी क्या होती है, इनफाइनाइट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है।